कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है। टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी छात्र का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। पूरी क्लास गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन उन सब के बीच गेमिन नाम का एक लड़का पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह इस क्लास का सबसे होनहार छात्र है, जबकि सच्चाई यह थी कि पूरे स्कूल में उसकी रैंक पीछे से दूसरी थी। गेमिन बताता है कि बचपन से उसकी एक ही इच्छा थी, अच्छे नंबर लाकर सबको दिखाना। इसी उम्मीद में उसने कई नामी एकेडमीज ज्वाइन की, फिर भी उसकी पढ़ाई में कोई सुधार नहीं आया। उसने अपनी माँ से कहकर एक प्राइवेट ट्यूटर भी रखवाया, लेकिन उसके बाद भी उसके मार्क्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। फिर एक दिन स्कूल में उसने एक लड़के को कहते सुना, अगर अच्छे ग्रेड चाहिए और अच्छे कॉलेज में जाना है तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल चले जा। बस इतनी सी बात सुनकर गमीन ने तुरंत तय कर लिया कि वह वहीं पढ़ाई करेगा। तभी उस लड़के का दोस्त बोला, उस स्कूल में जाना मौत से कम नहीं है। लेकिन गैमिन को इस बात की असली वजह पता नहीं थी। कुछ दिनों बाद गैमिन ने यूसुंग हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन पहले ही दिन जैसे ही उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। अंदर पढ़ाई नहीं, एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। पढ़ाई का नाम निशान भी नहीं था। यह देखकर वह चौंक गया। उसके मन में आया, यहाँ तो सब बस लड़ाई करते रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा तो सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन पूरे 10वें ग्रेड में 220 छात्रों में से उसकी रैंक 219 आई। फिर भी गमिन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि शायद इन गुंडों में कोई एक तो ऐसा होगा जो सच में पढ़ाई करना चाहता हो। अगले दिन उसने हर चेहरे को गौर से देखना शुरू किया, पर चेहरों को देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पढ़ने का इरादा किसी का नहीं है। तभी उसकी नजर एक शांत लड़के सेह्योन पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा था। गमिन उसके पास जाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे? लेकिन सेह्योन जवाब दे पाता इससे पहले एक और लड़का उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, चल फाइट करते हैं, अपनी रैंक बढ़ानी है। असल में इस स्कूल में एक खास ऐप चलता है जहां छात्र आपस में लड़ाई करके अपनी रैंकिंग बढ़ाते हैं। वही लड़का जिसकी रैंक 173 थी, सेह्योन को चैलेंज देता है जिसकी रैंक 170 थी। दोनों के बीच मुकाबला होता है और वह लड़का सेह्योन को बुरी तरह हरा देता है। सेह्योन बिल्कुल भी बचाव नहीं कर पाता। इस जीत के बाद ऐप में उस लड़के 173 की रैंक बढ़कर 170 हो जाती है। गेमिन ये सब देखकर पूरी तरह उलझ जाता है। वह तुरंत आगे आकर सेह्योन को उठाने में मदद करता है। तभी एक टीचर हाथ में डंडा लिए क्लास में आते हैं और घोषणा करते हैं, अब से तुम्हारे पुराने टीचर की जगह मिस ली क्लास लेंगी। गेमिन हैरान रह जाता है, क्योंकि मिस ली वही हैं जो पहले उसकी प्राइवेट ट्यूटर हुआ करती थी। मिस ली क्लास की अटेंडेंस लेना शुरू करती हैं। तभी एक लड़का जोर से फाइटिंग कहकर अपनी उपस्थिति बताता है। उसी समय एक चीज मिस ली की तरफ तेजी से उड़ती हुई आती है, जिसे क्लास के सबसे ताकतवर लड़के युनवू ने फेंका था। वह गुस्से में चिल्लाता है, किसने फाइटिंग बोलकर मेरी नींद खराब की? एक छात्र डरते डरते हाथ उठाता है और युनवू उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारकर वापस जाने लगता है। तभी पीछे से दूसरा लड़का बोलता है, ओ युनवू, तूने मेरी कॉफी गिरा दी और बर्बाद कर दी। वह गाली देता है और फिर से पूरी क्लास में लड़ाई छिड़ जाती है। युनवू उस लड़के को बेरहमी से मारने लगता है। बाकी सभी छात्र दांव लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। मिस ली यह देखकर पूरी तरह हैरान और डरी हुई थी। आज उनका पहला ही दिन था। वे चिल्लाकर सभी को शांत होने के लिए कहती हैं। युनवू वापस क्लास में आकर सभी को बैठने का आदेश देता है और सब बिना आवाज किए बैठ जाते हैं। इसके बाद जब मिस ली डस्टबिन में कचरा डालने जाती है तो चौंक जाती है। डस्टबिन सिगरेटों से भरा हुआ था। वह देखती है कि स्कूल के हर कोने में बड़े बड़े ड्रम पड़े हैं, जिन पर बच्चे खड़े होकर खुलेआम स्मोकिंग कर रहे हैं। यहाँ किसी को भी नियमों या सजा का डर नहीं है। उसी समय गैमिन मिस ली के पास आकर उनसे बात करता है। मिस ली उसे तुरंत पहचान लेती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, तुम तो अब काफी बड़े हो गए हो। गैमिन मिस ली से कहता है, क्या आप सच में इसी स्कूल में पढ़ाने वाली हैं? अगर ऐसा है तो कृपया यहाँ मत पढ़ाइए। पिछली टीचर भी सिर्फ 1 महीने में यह जगह छोड़कर चली गई थी। मिस ली हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, तुम सच में काफी बड़े हो गए हो, जो मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन इसकी फिक्र मुझे करने दो। फिर वह पूछती हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? गैमिन उन्हें बताता है कि वह एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। इसके बाद गैमिन फिर से सेह्योन के पीछे पीछे चलता है और पता चलता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है, लेकिन लाइब्रेरी पहुंचकर सेह्योन आराम से सो जाता है। गेमिन लगातार उसका पीछा करता रहता है और अक्सर लाइब्रेरी आकर उससे साथ पढ़ने की बात करता है। बार बार परेशान होकर आखिरकार सेह्योन कहता है, ठीक है, मैं बस एक बार तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। सेह्योन अब उसे मैथ का एक सवाल समझाना शुरू करता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि गेमिन की पढ़ाई बहुत कमजोर है, लगभग 0 लेवल। इसी बीच मिस ली वाइस प्रिंसिपल से मिलती है और कहती हैं, हमें स्कूल से इन ड्रम्स को हटाना चाहिए, शायद इससे बच्चे स्मोकिंग कम कर दें। लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी बिल्कुल स्कूल के बच्चों जैसा ही व्यवहार करता है और कहता है, ड्रम हटाने से बच्चे सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। मैं भी पिछले 40 सालों से स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं छोड़ पाया। मिस ली निराश होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सेह्योन देखता है कि गैमिन टीचर की हर बात लिख रहा है, लेकिन वह बातें
मैथ टीचर की थी, जिनका उस सवाल से कोई संबंध ही नहीं था। यह देखकर सेह्योन कहता है, तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। वह पूछता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? गैमिन जवाब देता है, क्योंकि मैं अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता हूँ। फिर वह आगे कहता है, मुझे पता है तुम भी पढ़ाई करने वाले छात्र हो, तुम्हें नेक्स्ट सिंड्रोम है जो ज्यादातर देर तक झुककर पढ़ने वालों को होता है। तुम्हारी उंगलियों पर वो निशान भी हैं जो बहुत ज्यादा लिखने से आते हैं, और सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखें साफ दिखाती हैं कि तुम पढ़ना चाहते हो। गामिन मुस्कुराकर कहता है, तो चलो हम मिलकर एक स्टडी ग्रुप शुरू करते हैं। लेकिन सेह्योन नाराज होकर कहता है, क्या तुम दिमाग से ठीक हो? इस स्कूल में स्टडी ग्रुप ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह लड़का हान इसे कभी होने नहीं देगा। गामिन हैरानी से पूछता है, आखिर ये हान है कौन? इस पर सेह्योन समझाता है कि हान मशहूर युनबेक गैंग के चेयरमैन का बेटा है। उसी ने यह रैंकिंग ऐप बनाया है और पूरा स्कूल उसकी वजह से लड़ाई के जुनून में पागल हो गया है। हान स्कूल का नंबर 1 फाइटर है और कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। गामिन पूछता है, इस सब का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध? वह अपनी बैग से एक रिपोर्ट कार्ड निकालता है जो उसे उस दिन सेह्योन का सामान उठाते समय मिला था। उसमें लिखा होता है कि पढ़ाई में सेह्योन की रैंक सेकंड है। यह देखकर सेह्योन की आंखों में भावनाएं उभर आती हैं। गामिन मुस्कुराता है और कहता है, चलो हम दोनों स्टडी ग्रुप शुरू करते हैं, साथ पढ़ेंगे और कॉलेज जाएंगे। लेकिन सेह्योन अपनी भावनाओं को दबाता है, रिपोर्ट कार्ड को फाड़ देता है और कहता है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ये सब बेकार है, और वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एक इवेंट में वाइस प्रिंसिपल हान को एक अवार्ड देते हैं और घोषणा करते हैं, ये हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन छात्र है। ये सुनकर दूर खड़ा सेह्योन और भी दुखी हो जाता है। बाद में बाथरूम में कोई उससे टकराता है। गुस्से में सेह्योन कहता है, कौन है? मुड़कर देखता है तो वह युनवू होता है। युनवू उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। सेह्योन वापस लड़ाई नहीं करता। युनवू कहता है, कल तक मुझे 2 लाख वॉन लाकर देना, समझे? सेह्योन डरकर कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उधर मिस ली अकेले ही सभी ड्रम्स को हटाने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है। वह देखती हैं कि युनवू पैसों के कारण सेह्योन को बुरी तरह पीट रहा है। मिस ली घबराकर 2 टीचरों को मदद के लिए बुलाने जाती हैं, लेकिन वे डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब मिस ली खुद ही बीच में कूदकर उसे रोकने की हिम्मत करती है, लेकिन तभी गेमिन वहां पहुंचता है और मिस ली को रोकते हुए कहता है, इस बार मैं खुद उसकी मदद करूंगा। इसके बाद गेमिन अपने चेहरे पर मास्क पहनकर फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और पूरी जगह में स्प्रे कर देता है। इस अफरा तफरी में वह सेह्योन को उठाकर वहां से भाग जाता है। वह उसे एक सुरक्षित जगह पर लाकर बैठाता है, लेकिन सेह्योन गुस्से और उलझन में पूछता है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मेरी मदद करने की क्या जरूरत थी? वह बस मुझे मारकर बात खत्म कर देता, लेकिन अब इस तरह बचाने की वजह से वह मुझे हर दिन सताएगा। सेह्योन आगे कहता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब यह मामला सिर्फ पढ़ाई का नहीं, जिंदगी और मौत का बन चुका है। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। उसी समय युनवू फिर से आ जाता है और सेह्योन को पीटने लगता है। युनवू चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है वह दूसरे क्लास का लड़का था, बता वह कहाँ है? लेकिन सेह्योन गमिन को इस मुसीबत में नहीं लाना चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताता। गुस्से में युनवू उसे बुरी तरह मारता है और एक बेसबॉल बैट उठाकर उस पर जोर से वार करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त गिमिन एक किक मारता है और बैट चकनाचूर हो जाता है। असल में बचपन से ही गिमिन रोज सुबह सख्त ट्रेनिंग किया करता था। उसने कहीं सुना था, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, इसीलिए उसने खूब मेहनत करके खुद को अत्यंत ताकतवर बनाया था। हालांकि उसका पढ़ाई पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ एक पंच में गामिन युनवू को बेहोश कर देता है। यह देखकर सेह्योन पूरी तरह हैरान रह जाता है। गामिन कहता है, बुली होने की चिंता मत करो, मेरे स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ। लेकिन सेह्योन 1 फिर भी जवाब देता है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। वह आगे कहता है, मुझे पता है तुम भी पूरी तरह आत्मविश्वासी नहीं हो, इसीलिए तुमने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहना हुआ है। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। सेह्योन बहुत गरीब परिवार से था और अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे हमेशा कहते थे, पढ़ाई करके कॉलेज जाना पूरी तरह बेकार है, कोई काम सीख लो, वही असली जिंदगी है। गुस्से और दुख से भरे सेह्योन कहता है, प्लीज डैड अब और मत कहिए, मुझे रोज रोज ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीख लूंगा। उसके डैड सेह्योन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सेह्योन भी गुस्से में बिना खाना खाए उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी मैथ की नोटबुक दिखाई देती है जो उसने कूड़े में फेंक दी थी। सेह्योन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वह पढ़ सके। और वहीं दूसरी तरफ गेमिन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके साथ पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बचपन से ही दूसरे बच्चों की माँ गेमिन की माँ से कहती थी, हमारे बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, गेमिन को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वह भी अच्छे नंबर ला पाए। गेमिन भी दूसरे बच्चों के पास जाता था, लेकिन कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं करता था। इससे गेमिन को काफी बुरा लगता था। उसकी माँ भी उसे रोते हुए देखती
और कहती थी, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गैमिन को किसी भी तरह खुद को पढ़ाई में अच्छा बनाना था। वह आज भी इसी बारे में सोचता है। अब अगले दिन मिस ली उठती है। वह उस बेकार से स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह एक टीचर थी, उन्हें यह करना ही होगा। वह खुद से यह बोलकर स्कूल आ जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि स्कूल में वह ड्रम फिर से बाहर आ चुके हैं, जिन्हें कल उन्होंने हटाया था, और बच्चे मजे से खड़े होकर सिगरेट्स पी रहे हैं। अब तभी डिसिप्लिन चीफ डंडा लेकर यहाँ पर आते हैं। जल्दी वहाँ से हटो, और इन सभी को तुरंत भगा देते हैं। फिर वह मिस ली से कहते हैं, प्लीज आप इन सभी ड्रम्स को यहाँ से हटा दीजिए। एक स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल को देखने आए हुए हैं, वह वाइस प्रिंसिपल के साथ हैं। यह बोलकर वह तुरंत भाग जाते हैं। मिस ली अब फिर से अकेले ही इन ड्रम्स को हटाने लगती हैं। तभी एक दूसरा लड़का उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम पार्क है, गन होता है। वह मिस ली से कहता है, अच्छा तो यही होगा कि हम लोग स्कूल इंस्पेक्टर को यह ड्रम देख लेने दें। मिस ली कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, आखिरकार यह हमारा स्कूल है, हमें इसे खुद ही बदलना होगा। पार्क कहता है, आप अकेले इस स्कूल को नहीं बदल पाओगी। मगर मिस ली कहती हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। वह पार्क को वापस क्लास में जाने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गेमिन आज क्लास में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर एक नोटबुक मिलती है, जिस पर सेह्योन का नाम लिखा हुआ था। यह वही मैथ की नोटबुक थी जिसे सेह्योन ने उस रात कूड़े में से उठाकर गमीन को देने का सोच लिया था। गेमिन उसे देखकर थैंक्स बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी डेस्क जोर से टकराती है। यह डेस्क युनवू ने ही धक्का मारकर फेंकी थी। युनवू कहता है, मुझे पता है कल वह मास्क पहनने वाला बंदा तुम ही थे, है ना? और वह नोटबुक उठा लेता है। गेमिन कहता है, वह नोटबुक मुझे वापस दो। उधर स्कूल इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, ताकि देख सकें कि स्कूल की स्थिति कैसी है। तभी उनकी नजर मिस ली पर पड़ती है, जो अकेले ही ड्रम्स हटाने में लगी हुई थी। स्कूल इंस्पेक्टर तुरंत उनकी तरफ बढ़ते हैं। डिसिप्लिन चीफ तुरंत ड्रम उठाकर वहां से हटने की कोशिश करते हैं। स्कूल इंस्पेक्टर मिस ली को देखते हुए पूछते हैं, क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? लेकिन वाइस प्रिंसिपल बीच में बोलते हैं, नहीं सर, ये तो कल ही स्कूल में ज्वाइन हुई है। उसी वक्त अचानक खिड़की का शीशा टूटता है और एक कुल्हाड़ी बाहर आकर गिरती है। मिस ली तुरंत अपनी क्लास की ओर भागती है। असल में कुछ देर पहले युनवू जब गमिन से लड़ रहा था, तभी उसने उसी नोटबुक को आग लगा दी थी और एक्स से उस पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन गेमिन फाइटिंग में काफी अच्छा था, वह आसानी से उसे गिरा देता है। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उसी समय पार्क वहां से गुजर रहा था और ये पूरा मामला देख रहा था। गेमिन बस किसी भी तरह उस नोटबुक को जलने से बचाना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह जलकर खराब हो जाती है। इससे गामिन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह युनवू से कहता है, जाकर सेह्योन से माफी मांगो। लेकिन युनवू फिर से एक्स से हमला करने की कोशिश करता है, मगर गेमिन अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल से उसे रोक देता है और एक पंच में एक्स को विंडो से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह युनवू के पंचों से बचते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी युनवू उसके ऊपर जलता हुआ बैग फेंकता है। सभी यह दृश्य देख रहे थे और गेमिन उस बैग को किक मारकर वापस युनवू की तरफ फेंक देता है। युनवू दीवार से टकराकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। गेमिन उसके पास खड़ा होकर कहता है, मरने से पहले सेह्योन से माफी मांगकर जाना। सेह्योन भी यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसे महसूस होता है कि गेमिन सच में उसकी परवाह करता है, वह सच में उसके साथ पढ़ना चाहता था। सेह्योन धीरे से गेमिन के पास आता है। गेमिन कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारी नोटबुक का ध्यान नहीं रख पाया। लेकिन सेह्योन गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि गेमिन ने उसे बचाते हुए अपना हाथ जला लिया था। सेह्योन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। यह सुनकर गेमिन बहुत खुश हो जाता है। अब मिस ली भागते हुए क्लास में आती है। वह जलती हुई आग को देखकर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा देती है। उसी वक्त स्कूल इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि गेमिन ने स्कूल के नियम तोड़े हैं और वायलेंस किया है। बाद में जब गेमिन एक अलग रूम में बैठा होता है, तभी सेह्योन उसके पास आता है और उसे उसके ग्लासेस लौट आता है जो फाइट के दौरान गिर गए थे। गेमिन कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर टीचर्स ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें भी सजा मिल सकती है। लेकिन सेह्योन कहता है, थैंक यू, तुमने मेरी वजह से ही फाइट की थी। उसी समय मिस ली, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं। सेह्योन तुरंत बाहर निकल जाता है। जब वह अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है तो सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर रास्ता खाली करने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई और है और सभी बच्चे डर कर इसलिए हट रहे थे। पीछे से 3 लड़के युनवू को पकड़कर स्कूल के नंबर 1 फाइटर और बॉस हान के सामने ले जाते हैं। हान के साथ उसका सबसे करीबी पार्टनर हुआन भी होता है, जिसके हाथ में एक गन होती है। युनवू दोनों को देखकर बुरी तरह डर जाता है और दूसरी बिल्डिंग से पार्क भी यह सब होते हुए देख रहा होता है। उधर उस रूम में अपनी इज्जत बचाने के लिए वाइस प्रिंसिपल घोषणा करते हैं
कि गैमिन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन मिस ली इस फैसले पर आपत्ति जताती हैं। वह कहती हैं, इस बच्चे की गलती नहीं है, असली गलती हमारे स्कूल की है। हम लोग सिर्फ एक स्कूल इंस्पेक्टर के आने की चिंता कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पढ़ने वाले 600 छात्रों की चिंता करनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल यह सुनकर नाराज होते हैं और कहते हैं, इसने हिंसा का सहारा लिया है। मिस ली जवाब देती हैं, इसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और मैंने इन कुछ दिनों में जो देखा है, मुझे तो लगता है कि इस स्कूल में बच्चे हिंसा के बिना खुद को बचा ही नहीं सकते। यह सुनकर स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो मिस ली हंग्योल। वह आगे कहते हैं, अब मुझे याद आया कि मैं तुम्हें कहाँ देख चुका हूँ। तुमने टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी टीचर के रूप में रजिस्टर नहीं किया था। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल और गेमिन दोनों हैरान रह जाते हैं कि मिस ली ने उस एग्जाम में पहला स्थान हासिल किया था। गेमिन को याद आता है कि मिस ली ने एक बार कहा था कि उन्हें ऐसा टीचर बनना है जो स्टूडेंट्स की जिंदगी पर अच्छा प्रभाव छोड़ सके। उसी समय स्कूल इंस्पेक्टर मिस ली से पूछते हैं, बताइए मिस ली, आप इस स्कूल में बदलाव कैसे लाएंगी? मिस ली कुछ पल के लिए चुप रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई तैयार योजना नहीं होती। फिर वो गेमिन के स्टडी ग्रुप की बात सामने रखती हैं और कहती हैं, स्टडी ग्रुप बनाने का आइडिया इसी छात्र का था। मैं इसे स्टडी ग्रुप तैयार करने में मदद दूंगी। इसी रास्ते से हम स्कूल में सुधार ला सकते हैं। यह सुनते ही वाइस प्रिंसिपल नाराज होकर बोलता है, ऐसी बेकार बातों में मत उलझिए। लेकिन स्कूल इंस्पेक्टर को स्टडी ग्रुप का विचार पसंद आता है और वो गेमिन को स्कूल से निकालने का फैसला वापस ले लेता है। अगली सुबह गेमिन बहुत जल्दी उठकर ट्रेनिंग करता है और अपनी माँ के उठने से पहले ही वापस आकर बिस्तर में लेट जाता है। वह कई सालों से बिना किसी को बताए रोज सुबह ट्रेनिंग कर रहा था। स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात सेह्योन से होती है। गेमिन उसे अपने स्टडी ग्रुप के बारे में बताता है और कहता है, हमारा स्टडी ग्रुप एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल पाने वाला है। उधर वाइस प्रिंसिपल मिस ली को एक शर्त सुनाता है, अगर यह स्टडी ग्रुप असफल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इस स्कूल से तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अब अगर यह स्टडी ग्रुप असफल हुआ तो मिस ली को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मिस ली भी इस शर्त को स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद वह गामिन और सेह्योन को बताती हैं, हमें 2 हफ्तों के भीतर अपने स्टडी ग्रुप में 3 और विद्यार्थियों को शामिल करना होगा। 5 सदस्य पूरे होने के बाद ही हमारा ग्रुप एक आधिकारिक क्लब की तरह मान्यता पाएगा। यह सुनकर दोनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन मिस ली उन्हें नेपोलियन के कोड का उदाहरण देकर प्रेरित करती हैं और गेमिन का मनोबल भी काफी बढ़ जाता है। फिर गेमिन और सेह्योन मिलकर पूरे स्कूल में स्टडी ग्रुप के पोस्टर लगाने लगते हैं। कई छात्र इन्हें देखकर ध्यान भी दे रहे थे। गेमिन मन ही मन सोचता है, शायद 10 से भी ज्यादा बच्चे हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे। इसके बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठकर इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान गेमिन के पास एक छात्र का फोन आता है, लेकिन वह स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि कहता है, मुझे सामने वाले स्कूल की एक लड़की पसंद है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं उससे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? यह सुनकर गेमिन निराश होकर कॉल काट देता है। तभी एक लड़का गुस्से में लाइब्रेरी में घुसता है। गेमिन को लगता है कि आखिर वो उनका तीसरा मेंबर है, लेकिन सच में वह इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि किसी ने युनवू को हरा दिया है, और चूंकि वह 10वीं ग्रेड का तीसरे नंबर का फाइटर था, इसलिए अब वह गेमिन को चुनौती देने आया था। लेकिन गेमिन समझ ही नहीं पाता और खुशी से उसे अपने पास बुलाता है और तुरंत स्टडी ग्रुप का फॉर्म ढूंढने लगता है। तभी वह लड़का गेमिन पर हमला करता है, लेकिन गेमिन अनजाने में ही उसके हर वार से बच जाता है। जब वह लॉकर खोलता है तो उसका दरवाजा उस लड़के के चेहरे पर लग जाता है और वह तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। बाहर खड़े बाकी छात्र यह सब देख रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे आपस में कहने लगते हैं, गमिन तो एकदम राक्षस है, उसने तीसरी रैंक वाले को एक ही पल में गिरा दिया। इसी बीच सेह्योन भी जो कुछ हुआ देखकर दंग रह जाता है। इधर गमिन सेह्योन से पूछता है, क्या वो लड़का फिर से यहाँ आएगा? समझ नहीं आया वो अपने आप कैसे बेहोश होकर गिर गया। सेह्योन शांत आवाज में कहता है, उसे भूल जाओ, वह वापस नहीं आएगा, वो यहाँ स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने आया ही नहीं था। यह सुनकर गमिन अचानक खड़ा होता है, जिससे सेह्योन डरकर पीछे हट जाता है। गमिन के दिमाग में अब एक नया प्लान आ चुका था। वह कहता है कि अब वह और सेह्योन खुद जाकर अन्य बच्चों की तलाश करेंगे, क्योंकि गामिन में एक खास प्रतिभा है। वह किसी भी इंसान की आंखें देखकर पहचान सकता है कि वह पढ़ाई करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या नहीं। दोनों पूरे स्कूल में घूमना शुरू करते हैं, लेकिन जहां भी गामिन पहुंचता है, बच्चे उसे देखकर तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि अब पूरा स्कूल उससे डरने लगा था। तभी उन्हें पार्क दिखाई देता है। गामिन तुरंत उसके पास जाकर उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन पार्क मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, या शायद तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग तुम्हारे साथ आएंगे उन्हें क्या क्या सहना पड़ेगा। इतना कहकर पार्क वहां से चला जाता है। इधर मिस ली नोटिस करती हैं कि गामिन से हारने के बाद युनवू एक दिन भी स्कूल नहीं आया। वह उसे फोन करती है, लेकिन कॉल लगती ही नहीं। फिर वह उसका एड्रेस ढूंढकर घर जाती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ सेह्योन गेमिन से कहता है, तुम्हें स्टडी ग्रुप की इतनी जरूरत क्यों है? किसी एकेडमी में दाखिला ले लो
या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। गेमिन जवाब देता है, ये सब मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर किसी से भी फायदा नहीं हुआ। सेयोन फिर कहता है, तो पढ़ाई छोड़ो और स्पोर्ट्स शुरू करो, तुम फाइटिंग में बहुत अच्छे हो। लेकिन गेमिन मुस्कुराकर कहता है, फाइटिंग मेरी चॉइस नहीं है, मुझे पढ़ाई पसंद है। इसी समय मिस ली वहाँ आ जाती है। वह दोनों का मन अच्छा करने के लिए उन्हें स्कूल के स्टोर रूम में ले जाती है। वहाँ पढ़ाई का बहुत सारा सामान रखा था और गेमिन तो वहाँ रखी सुंदर कलमों को देखकर ही खो जाता है। वह एक लाल रंग की बुक खरीदता है जिसे वह सेह्योन से छुपाकर अपने बैग में रख लेता है। फिर दोनों आइसक्रीम खाते समय सेह्योन और गमिन मिस ली से पूछते हैं, जब आपने टॉप किया था तो आपने यूसुंग हाई स्कूल ही क्यों चुना? आप तो किसी भी बड़े और अच्छे स्कूल में जा सकती थीं। मिस ली धीरे से कहती हैं, टॉप करने के बाद जब रजिस्टर करना था तब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं रजिस्टर करना ही भूल गई। स्कूल लौटने के बाद मिस ली नोटिस करती हैं कि एक रेड बुक गलती से उनके बैग में आ गई है। उधर गेमिन को भी समझ आता है कि उसकी बुक मिस ली के सामान से बदल गई है। मिस ली तुरंत गामिन को कॉल करती है ताकि उसे बता सकें कि बुक उनके पास है। लेकिन जैसे ही वह कॉल करती हैं, वह देखती हैं कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है। वह अंदर जाती हैं और वहाँ युनवू खड़ा होता है। उसके साथ कुछ और लड़के भी थे और ये सभी हान के आदेश पर मिस ली को मारने आए थे। मिस ली कदम पीछे करके कहती हैं, मेरे घर से तुरंत निकल जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। युनवू हंसते हुए कहता है, अगर मैं काम अधूरा छोड़कर चला गया तो हान खुद मुझे खत्म कर देगा। इधर गेमिन अपने फोन पर देखता है कि मिस ली ने कॉल की थी। वह तुरंत कॉल बैक करता है लेकिन युनवू कॉल उठाने ही नहीं देता और एक लोहे की रॉड से मिस ली को मारने के लिए बढ़ता है। तभी अचानक लाइट्स ऑफ खाद हो जाती हैं और अंधेरे में एक लड़का अंदर आता है जो इन सभी को मार गिराता है और मिस ली को पकड़कर लिफ्ट की तरफ ले जाता है। बाकी गुंडे भी सीढ़ियों से उनका पीछा करते हुए नीचे आते हैं। मिस ली को अब पता चलता है कि जो लड़का उन्हें बचा रहा था वह पार्क है वही जिसने पहले भी उनकी मदद की थी। पार्क फिर नीचे पार्किंग में पहुंचता है जहां उन गुंडों का और बड़ा ग्रुप उनका इंतजार कर रहा होता है। मिस ली कहती हैं, मत लड़ो, तुम बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन बात खत्म भी नहीं होती कि किसी ने मिस ली को घूंसा मारकर बेहोश कर दिया और अब पार्क पूरी ताकत से फाइटिंग मोड में आ जाता है मिस ली को बचाने के लिए। उधर गेमिन भी घर से निकल चुका था। वह बार बार मिस ली को कॉल कर रहा था लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उसे सड़क के उस पार कुछ लड़के तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं जो आपस में कह रहे थे, उसे मिल गया, जल्दी चलो। यह सुनकर गेमिन को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पार्क अकेले ही उन गुंडों का सामना कर रहा था। पार्क की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थीं। वह हर लड़के को बुरी तरह पछाड़ रहा था। तभी अचानक युनवू को याद आता है कि उसने पार्क को पहले भी देखा था। पार्क उसी महिला का बेटा था जिसका सड़क पर चलते समय मर्डर हुआ था और पार्क के पेट में उसी दिन चाकू भी मारा गया था। युनवू उसी जगह पर पार्क के पेट पर घूंसे और किक्स मारना शुरू कर देता है जिससे पार्क कमजोर पड़ जाता है और बाकी लोग भी मिलकर उसे मारने लगते हैं। इसी दौरान मिस ली की आंखें खुलती हैं। वह सब कुछ देखकर लड़कों को रोकने के लिए चिल्लाती है। युनवू मिस ली पर वार करने आगे बढ़ता है लेकिन ठीक उसी समय गेमिन वहां पहुंच जाता है और युनवू को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब कई और लड़के वहां पहुंच चुके थे लेकिन गेमिन भी फाइटिंग मोड में आ गया और अकेले ही सभी से भिड़ने लगता है। वह एक गुंडे से चेन छीन लेता है और उसी चेन से उन्हें पीटते हुए काबू में करता है। उधर गेमिन की माँ देखती है कि आज गेमिन रूम में नहीं है जबकि उस पर कर्फ्यू लगा हुआ था जिसे गेमिन ने तोड़ दिया था। उन्हें गेमिन का ट्रेनिंग शेड्यूल भी मिलता है जिसमें नुनचाकू ट्रेनिंग का टाइम भी लिखा था। इसी समय गेमिन उस चेन को नुनचाकू की तरह घुमाकर लड़ने लगता है। वह नुनचाकू मार्शल आर्ट्स में भी बेहद माहिर था और अकेले ही सभी गुंडों को गिरा देता है। यह देखकर बाकी लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी युनवू एक कांच की बोतल उठाकर पीछे से गेमिन पर हमला करने दौड़ता है लेकिन पार्क उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और युनवू को मारते हुए चिल्लाता है, बोल, तू मेरी माँ के मर्डर मामले के बारे में क्या जानता है? पार्क का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह युनवू को मार डालने वाला था। यह देखकर गेमिन तुरंत पार्क को रोक लेता है और युनवू मौका पाकर वहां से भाग जाता है। पार्क चोटिल होने की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाता और गुस्से से चिल्लाता है, आज भी मैं अपनी माँ के कातिल के बारे में कुछ नहीं जान पाया। पार्क मिस ली से कहता है, जो लड़के अभी भाग गए आप उनके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं, लेकिन यहाँ इंसाफ जैसी चीज होती ही नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। यह कहकर पार्क जाने लगता है लेकिन गेमिन उसे पकड़कर संभालता है। पार्क कहता है, स्टडी ग्रुप के बारे में भूल जाओ, इस स्कूल में स्टडी ग्रुप कभी बन ही नहीं सकता। इसके बाद मिस ली गेमिन को उसकी बुक वापस देती है, ब्रूस ली की मार्शल आर्ट्स वाली किताब। मिस ली अपने रूम में लौट आती है। वह बेहद डरी हुई थी और पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर उन्हीं लड़कों में से एक खड़ा होता है। वह मिस ली से माफी मांगते हुए कहता है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह लोग मुझे ही मार देते। ये सब हान करवा रहा है। मिस ली कहती है, ठीक है, मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगी लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उधर गमिन और सेह्योन स्टडी ग्रुप के नए मेंबर का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें किसी का मैसेज आता है और दोनों एक क्लास में पहुंचते हैं
जहां पूरी लड़कियां बैठी होती हैं क्योंकि यह स्कूल कोएड है। दूसरी तरफ मिस ली एक टीचर से हान के बारे में पूछती हैं। टीचर कहता है, लगता है अभी तक किसी ने आपको हान के बारे में बताया नहीं है। उसके बारे में पता लगाना बंद कर दीजिए मैम, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मिस ली डरती नहीं थी, वह हान को मिलने के लिए बुला लेती है। वहीं गैमिन और सेह्योन उस लड़की को देखते हैं जिसने इन्हें स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल किया था। उसका नाम जियू था। सेह्योन कहता है, इसे छोड़ दो, ये उसी यूनवू की बहन है जिसे तुमने मारा था। तभी कुछ लड़कियां आती हैं जो हमेशा जियू को बुली करती थीं। अब वे जियू की दोस्त वॉन को भी मारने लगती तो हैं, लेकिन जियू उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैंने कहा था ना, तू चाहे जितनी चाहे मुझे मार ले, लेकिन वॉन को हाथ मत लगाना। यह सुनकर वह लड़की फिर से जियू को जोर से थप्पड़ मारती है और लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद वह जियू और वॉन की स्टडी प्लान शीट पर च्युइंग गम थूक देती है। तभी गैमिन बीच में आकर उन्हें रोक लेता है और उत्सुकता से उनके स्टडी प्लान को देखने लगता है। उसी समय एक लड़का जिन वहां पहुंचता है जिसने अलग स्टाइल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह गेमिन को पहचान कर कहता है, अरे ये तो वही है जिसने युनवू की हालत खराब की थी। फिर जिन बोलता है, जियू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू इसके साथ क्या कर रहा है? तभी सेह्योन आकर गेमिन को वहां से ले जाता है। अब जिन जियो से कहता है, तुमने फिर किसी लड़के से बात की है, अब सजा के तौर पर 3 वार सहने पड़ेंगे। वह उसके हाथ पर 3 बार जोर से डंडा मारता है। जियो मजबूरी में उसकी बात मानने को तैयार थी, लेकिन गैमिन फिर से लौटकर उसे रोक देता है। वह जिन की च्युइंग गम उठाकर उसी पर फेंक मारता है। यह देखकर जिन गुस्से में गेमिन को मारने दौड़ता है, पर तभी डिसिप्लिन चीफ आकर उसे रोक देते हैं। जाते जाते जिन कहता है, ओए बच्चे, बाद में तुझे देख लूंगा, और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद सेह्योन गेमिन को बताता है कि जिससे अब भी उसने पंगा लिया है वह डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर है। उसी समय वॉन उनके पास आती है और बताती है, स्टडी ग्रुप के लिए एप्लीकेशन मैंने ही जियू के नाम से भेजी थी। आजकल जियू बहुत ज्यादा बुली हो रही है। पहले ये लड़कियां मुझे बुली करती थीं, लेकिन जियू ने मुझे बचाया था, और ये वजह नहीं है कि आज जियू बुली हो रही है, वजह कुछ और है। असल बात यह है कि लड़कियों में कोई भी जियू से फाइट में जीत नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे तंग करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय पहले उसके भाई युनवू पर जॉब के दौरान हमला हुआ था। वह कुछ डिलीवर करने जा रहा था, तभी किसी ने उसके सारे पैसे लूट लिए। और फिर जब युनवू पैसे लूटने के बाद जिन के पास उधार मांगने गया, तो जिन ने कहा कि वह उसे पैसे देगा, लेकिन बदले में उससे एक जगह से थोड़ी रकम चोरी करवाएगा। युनवू मजबूरी में मान गया और जिन ने चोरी करते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद जिन ने उसे काफी पैसे दिए, लेकिन क्योंकि उसके पास अब एक वीडियो थी जिसमें जियू का भाई चोरी करता दिख रहा था, तो उसी वीडियो को इस्तेमाल करके जिन जियू को ब्लैकमेल करने लगा। और फिर धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी जियू को बुली करने लगी। वॉन कहती है, कुछ दिनों में मेरा इस स्कूल से ट्रांसफर होने वाला है, और जाने से पहले मैं जियू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ, बस तुम किसी तरह वह वीडियो डिलीट करवा दो। यह सुनकर गमिन तुरंत तैयार हो जाता है। सेह्योन भी वॉन की मासूमियत देखकर हाँ कर देता है। वहीं डिसिप्लिन कमेटी रूम में 2 मेंबरों को वही पेन ड्राइव मिलती है और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यही वह वीडियो है जिससे जिन जियू को ब्लैकमेल करता है। लेकिन वो लोग वीडियो देख पाते उससे पहले ही जिन वहां आ जाता है और दोनों को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर जिन कहता है, वीडियो देखना है तो मेरे साथ चलो, वैसे भी अब मैं इसे गॉट यू पर अपलोड करने वाला हूँ। वह आगे बताता है, मैंने युनवू को लोन अपने पैसों से नहीं दिया था, वह तो उसी के पैसों में से था। मैंने उसे ही उसके पैसे देकर उसकी चोरी रिकॉर्ड कर ली, और यह पूरा प्लान हान का था। वह पूरी तरह जीनियस है। इधर गेमिन पहले ही कमरे की अलमारी में छिपकर यह सब सुन चुका था और अब वह फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर मिस ली हान से बात कर रही थी। वह कहती हैं, मुझे सब समझ आ गया है। तुमने ही युनवू के साथ ऐसा कुछ किया है कि वह तुम्हारी हर बात मानता है, इवन लोगों को मारने का ऑर्डर भी। तुम उसे बहुत इस्तेमाल कर चुके हो, अब उसे आजाद कर दो। हान मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतना, यही बोलने के लिए बुलाया था? सुना था आप स्टडी ग्रुप बना रही हैं, लगा दिलचस्प होंगी, लेकिन आप भी बाकियों जैसी ही हैं। फिर हान कहता है, अगर युनवू स्कूल नहीं आ रहा तो उसे इग्नोर कर दीजिए। लेकिन मिस ली उसकी बात मानने से मना कर देती है। वहीं पर गैमिन अलमारी से बाहर कूदता है और उन लड़कों को जमीन पर पटक कर गिरा देता है। वह पेन ड्राइव को देखता है जो सीपीयू में लगी हुई थी। कुछ देर तक गैमिन जिन से लड़ाई में पिटता रहता है, लेकिन चालाकी से पेन ड्राइव निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद वह जिन को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। फाइटिंग में जिन गेमिन के सामने कुछ भी नहीं था। गेमिन उसे पीट कर जाने लगता है, लेकिन तभी 2 और कमेटी मेंबर अंदर आ जाते हैं। गेमिन उन्हें भी पकड़कर अंदर खींच लेता है। दूर से सेह्योन और वॉन यह सब देख रहे थे। उन्हें लगता है कि गैमिन खतरे में है। सेह्योन कहता है, चलो तुम और मैं लड़ाई करते हैं, तुम मुझे तेजी से चीख कर गाली देना, फिर हम झगड़ा शुरू करेंगे। जब डिसिप्लिन कमेटी वाले हमें रोकने आएंगे, गमिन बचकर निकल जाएगा। लेकिन वॉन घबराकर कहती है, मैंने आज तक किसी को चीख कर गाली नहीं दी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और उसी समय जियू भी वहां पहुंच जाती है। रूम के अंदर गमिन अकेले ही सबको रोक रहा था। फाइट के दौरान पेन ड्राइव उसके हाथ से गिर जाती है। वह तुरंत उसे उठा लेता है, लेकिन सारे लड़के
उससे उसे छीनने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जिन उठकर कहता है, मैं वह वीडियो पहले ही कंप्यूटर में कॉपी कर चुका हूँ, और वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने लगता है। यह देखकर गेमिन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। उधर जियू को भी सारी बातें समझ आ जाती हैं और वह जिन से लड़ने के लिए रूम की ओर बढ़ती है, मगर तभी अचानक गेमिन पूरा का पूरा कंप्यूटर उठा लेता है और भागते हुए बाहर आता है। वह उसे लेकर दौड़ रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और सीपीयू लुढ़कता हुआ सेह्योन के पास आ गिरता है। गेमिन डिसिप्लिन कमेटी के सभी मेंबर्स को रोकता है और सेह्योन से कहता है, इसमें वही वीडियो है, इसे लेकर भागो। सेह्योन जिन को अपनी तरफ आते हुए देखता है और तुरंत उसे उठाकर भागने लगता है। वह भागते भागते छत पर पहुंच जाता है, लेकिन जिन भी वहां पहुंच जाता है। तभी सेह्योन पूरे सीपीयू को नीचे फेंककर नष्ट कर देता है। यह देखकर जिन गुस्से में उस पर हमला करने आता है, लेकिन तभी जियू वहां पहुंच जाती है। वह जिन को उठाकर पटक देती है और कहती है, वीडियो अब जा चुकी है, तुम मुझे अब ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जियू उसे दोबारा उठाकर पटकती है और उसका काम तमाम कर देती है। वहीं पर हान मिस ली से कहता है, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा नाज है ना, लेकिन जल्दी ही तुम पछताओगी। इसके बाद हम युनवू को स्कूल की तरफ आते हुए देखते हैं। यहीं पर डिसिप्लिन चीफ ने गामिन को पकड़ लिया था। तभी वह देखता है कि पेन ड्राइव नीचे गिर गई है। वह वॉन को यह बात बताता है, लेकिन वॉन के उसे उठाने से पहले ही वही गुंडी लड़की पेन ड्राइव उठा लेती है और समझ जाती है कि जिन जियू को बुली करता था। वह पेन ड्राइव को लेकर जाने लगती है, लेकिन वॉन अपनी हिम्मत दिखाती है। वह चीखकर उस बुली को गाली देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वह वॉन पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन वॉन उसे धक्का देकर पेन ड्राइव छीन लेती है। जियो भी यहाँ आकर यह सब देखती है और वॉन की बहादुरी की तारीफ करती है। यहीं पर एक लड़का जिन को उठाकर वापस ले जा रहा था। तभी युनवू वहां पहुंचता है। हान ने उसे सारा सच बता दिया था कि उस रात जिन ने भेस बदलकर हमला किया और उसके पैसे छीन लिए थे, और फिर उसने वही पैसे युनवू को लोन पर दिए, जिसकी वीडियो की वजह से वह युनवू की बहन जियू को भी ब्लैकमेल करता था। हान युनवू को एक चाकू देता है और यह सब जानने के बाद युनवू जिन पर चाकू मार देता है, लेकिन मिस ली बीच में आ जाती हैं और जिन को बचा लेती हैं। असल में मिस ली ने यह काम जिन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि युनवू को बचाने के लिए किया था। उन्हें पता चल गया था कि जियू और युनवू का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है और दोनों बहुत मेहनत करते हैं। जियू युनवू से बड़ी थी, लेकिन फिर भी युनवू उसका ख्याल रखता था। अगर युनवू जिन को चाकू मार देता तो वह हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता, जो कि अब मिस ली ने होने से रोक दिया। युनवू को भी मिस ली को चाकू मारकर दुख हो रहा था। मिस ली उससे कहती हैं, युनवू हार मत मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन घायल होने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। तभी गमिन यहाँ पर आ जाता है और मिस ली को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऑन ऑपरेशन रूम में काफी देर तक उनका इलाज चलता है। थोड़ी देर बाद जियो भी मिस ली को देखने आती है। वह हिम्मत जुटाकर उनका सामना करती है और मिस ली की जान बच गई होती है। सेह्योन, गैमिन और वोन तीनों वहां होते हैं। जियो भी उनसे मिलकर मिस ली से युनवू की तरफ से माफी मांगती है और कहती है, मैं खुद उसे पुलिस में पकड़वा कर आई हूँ, उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मिस ली कहती हैं, तुम भी हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो रही हो ना। वॉन कहती है, मैं भी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ और अब मैं इस स्कूल से भी ट्रांसफर नहीं लूंगी। जियो भी अब स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद चारों लाइब्रेरी में आते हैं। गेमिन ने एक चार्ट बनाया था जिसमें अभी भी 5वें मेंबर की जगह खाली थी। यहीं पर सेह्योन बताता है कि हान को किसी वजह से डिटेक्टिव ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें लगता है कि अब शायद हान को उसके कामों के लिए किसी डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। तभी कोई चीज खिड़की को तोड़ती हुई अंदर आती है और कोई चीखकर गेमिन को बाहर बुलाने लगता है। गेमिन खिड़की से बाहर देखता है और वहां 11वीं ग्रेड का नंबर 1 फाइटर आया हुआ था। जिन को पीटने के बाद गेमिन के मॉन्स्टर होने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी, और क्योंकि जिन 11वीं ग्रेड में था, इसीलिए अब 11वीं ग्रेड का नंबर 1 फाइटर गेमिन से लड़ना चाहता है। वह गेमिन को फाइट करने के लिए नीचे बुलाता है और उसके सामने एक लड़के जून को लाता है, जो स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता था। लेकिन जून उसे स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं होने देता और स्टडी ग्रुप का मजाक बनाता है। यह देखकर गेमिन बिल्डिंग से नीचे कूदता है और एक ही पंच से उसे धराशायी कर देता है। जून ये सब देखकर काफी हैरान और मजे में था। तभी जून बताता है कि उसे बचपन से ही फाइटिंग में नंबर 1 बनना था, लेकिन वह शुरू से ही काफी कमजोर था। जो भी आता उसे धूल छटाकर चला जाता था, लेकिन जून हार नहीं मानता। वह कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने किसी लड़के से सुना, अगर तुझे स्ट्रांग बनना है तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में चले जा। यह सुनकर जून ने यूसुंग हाई में आने का फैसला किया। पहले दिन जब उसने रूम का दरवाजा खोला तो वहां अंदर जंग छिड़ी हुई थी, जो जून के लिए जन्नत से कम नहीं थी। वह यहाँ आने के बाद बहुत मेहनत करता है और फाइटिंग करते हुए अपनी रैंक बढ़ाने लगता है, लेकिन फिर भी वह 17वीं रैंक से आगे नहीं बढ़ पाता। तभी एक दिन उसने गैमिन को फाइट करते हुए देखा और स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने का मन बनाया, लेकिन गेमिन इसे सुनकर जून को स्टडी ग्रुप में लेने से मना कर देता है और कहता है, यह स्टडी ग्रुप हमने पढ़ाई के लिए बनाया था,
न कि फाइटिंग रैंकिंग बढ़ाने के लिए। जून कहता है, अगर तुम मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं कराओगे तो मुझे फाइटिंग सिखा दो। गैमिन ये नहीं मानता। तभी जून कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ पढ़ाई भी करूंगा। गैमिन सुनकर कहता है, पक्का तुम पढ़ोगे ना? फिर गैमिन उसे एक टेस्ट देता है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। जून अकेले बैठकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है। थोड़े समय बाद एक आदमी जो मशहूर गैंग वाईबी गैंग से था, गेमिन को ढूंढते हुए वहां आता है। वह जून से पूछता है, तुम ही गेमिन हो क्या? जून हाँ कह देता है और आदमी उसे गेमिन समझकर अपने साथ ले जाने लगता है। वही लड़का पार्क यह सब होते हुए दूर से देख रहा था। इधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव हॉस्पिटल में मिस ली से मिलने आता है। डिटेक्टिव उसे पहले से जानता था और वह मिस ली की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। इधर जून उस आदमी के साथ कहीं सुनसान जगह पर जा रहा था। उसे याद आता है कि बचपन में जब बच्चे उसे मारते थे, उसका दोस्त एंटी ही उसे बचाता था। एंटी को विश्वास था कि जून एक दिन ताकतवर बनेगा, लेकिन बड़े होने के बाद एंटी ने उसी मशहूर गैंग वाईबी गैंग को ज्वाइन कर लिया और जून को पीछे छोड़कर चला गया। आज जून भी उसी गैंग को ज्वाइन करने वाला था। वह आदमी जून को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कहता है, तुम्हें हमारी गैंग ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम उस कार तक पहुंच गए और उसकी चाबियां उठा ली तो तुम पास हो जाओगे और कार तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वहाँ 3 लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। इधर बाकी सभी लोग जब लाइब्रेरी में लौटते हैं तो उन्हें जून नहीं मिलता। तभी पार्क वहां पहुंचता है और उन्हें सारी जानकारी बताता है। दूसरी तरफ जून अब काफी बुरी तरह पिट चुका था। वह आदमी समझ जाता है कि यह लड़का गेमिन नहीं है। वह जून पर हमला करने लगता है। तभी गेमिन, जियू और पार्क वहां पहुंचकर जून को बचाने लगते हैं। गेमिन के हाथ में जिन का रिजल्ट था। वह कहता है, तुमने स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट पास कर लिया है। इसी दौरान गैंग का आदमी गेमिन को पहचान लेता है और कहता है, तो यह वही चश्मिसी गेमिन है। फिर वह गेमिन से कहता है, चलो अब तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। अगर तुम अपने दोस्त को मुझसे छुड़ा लोगे तो तुम पास हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ वही डिटेक्टिव अपने कलीग से बात कर रहा था। वह कहता है, आखिर वह लड़का हान कौन था? वह उस दिन स्टेशन में आते ही आराम से चला गया और मेरे बारे में भी सब जानता था, जबकि मैं नया ट्रांसफर हूँ। सीनियर जवाब देता है, इस पर ध्यान मत दो, जो हो रहा है उसे होने दो। तभी डिटेक्टिव को नीचे 2 हाई स्कूल के बच्चे दिखाई देते हैं। ये दोनों सेह्योन और वॉन थे, जो बाकी सभी को बचाने के लिए पुलिस को सब बताने आए थे। सभी लोग अब उस गैंग के सदस्यों से फाइट करने लगते हैं। पार्क और जियू आराम से लड़ रहे थे और हर हमला आसानी से रोक लेते थे। गमिन भी एक पेपर को हथियार बनाकर उस लड़के पर हमला करता है। उसका चाकू छीनकर उसे गिरा देता है। वह लड़ते हुए पार्क और जियू दोनों की मदद भी करता है और फिर उसी गैंग के ताकतवर आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वह आदमी बाकी सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह गेमिन से बचकर उल्टा उसे ही मारने लगता है। तभी गेमिन, पार्क और जियू तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह आदमी फिर भी बचकर उन्हें मारने लगता है। फिर गेमिन पूरे फाइटिंग मोड में आ जाता है। वह अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे उसके मास्टर ने उसे सिर्फ जरूरी समय पर प्रयोग करने के लिए कहा था। गेमिन उसी टेक्निक से उस आदमी को बुरी तरह मारता है और उसे दीवार में पटक पटक कर उसके पंच मारता है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। पार्क और जियू यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद पार्क उस आदमी से अपनी माँ के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी वही कार जो अब तक खड़ी थी गेमिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जून सही समय पर उठकर गामिन को बचा लेता है। कार के अंदर से हान का साथी हुआन निकलता है। वह गामिन से कहता है, ओए गामिन, तू तो काफी इंटरेस्टिंग है, हमारी गैंग ज्वाइन करेगा? तुझे मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है। लेकिन गामिन मना कर देता है और कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाऊंगा। हुआन उनका मजाक उड़ाता है। तभी पार्क उसे देख लेता है। हुआन को पता था कि पार्क की माँ का मर्डर किसने किया था और इसीलिए वह वहां से भागने लगता है। पार्क भी सच्चाई पता करने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर सेह्योन और वॉन पुलिस के साथ आ चुके थे और इसके बाद गैंग के सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। डिटेक्टिव सभी को बताता है, आजकल पुलिस स्टेशन के हालात भी अच्छे नहीं हैं। हर जगह करप्शन है, इसलिए मैं कुछ भी पक्का नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो ये रहा मेरा कार्ड, मुझे तुरंत कॉल करना। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। गेमिन तुरंत ही अपने घर की तरफ निकलता है। वह अपनी माँ से कहता है, मैं आ ही रहा हूँ। दरअसल गेमिन के ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ था और उसे रात 10 बजे से पहले घर पहुंचना होता था। लेकिन कुछ दिनों से गेमिन बार बार तोड़ रहा था, जिससे उसकी माँ का गुस्सा बढ़ा हुआ था। इधर डिटेक्टिव मिस ली को बताते हैं, स्टडी ग्रुप के बच्चों की मदद से हम कुछ गुंडों को पकड़ पाए हैं। उनके बयान से शायद हम हान को भी अरेस्ट कर लें। मिस ली को यह सुनकर काफी खुशी होती है। वहीं पर हान ने मिस ली और गेमिन को अपनी नजरों में 4 स्टार दिए हुए थे, यानी कि वह दोनों हान के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। घर पहुंचकर सभी स्टडी ग्रुप के मेंबर्स चैट में बातचीत करने लगते हैं। जिन भी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आ गया था। अगले दिन गेमिन सुबह ही अपनी ट्रेनिंग करता है और फिर सभी अपने स्टडी ग्रुप की एक्टिविटीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं। वे सभी मिलकर पढ़ाई करते हैं और जब डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स बिना वजह सजा देने की कोशिश करते हैं, तभी मिस ली, जो ठीक होकर स्कूल वापस आ गई हैं, उन्हें बचा लेती हैं। सभी बच्चे मिस ली को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद मिस ली वाइस प्रिंसिपल के पास जाती हैं
और उन्हें कुछ पेपर्स दिखाती हैं जिसमें स्टडी ग्रुप के 5 मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे। वाइस प्रिंसिपल यह देखकर चौंक जाता है। मिस ली बताती हैं कि उन्होंने युनवू के ऊपर कोई केस नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि युनवू जेल जाए, बस उसे कुछ समय के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा गया। इसके बाद मिस ली प्रिंसिपल को बताती हैं, मैं हान के ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग बुलाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन मिस ली यहाँ से निर्धारित मनोबल के साथ चली जाती है। याद आता है कि पिछले साल भी एक टीचर ने हान के खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग बुलाने की कोशिश की थी और प्रिंसिपल को वही समय याद आ जाता है। वहीं पर मिस ली अपने स्टडी ग्रुप के पास लौटकर कहती हैं, अब हमारा ग्रुप ऑफिशियली क्लब बन चुका है। मिस ली स्टडी ग्रुप को समझाती हैं, इसीलिए हमें अपना पर्सनल रूम भी दिया जाएगा और हमारी पहली एक्टिविटी होगी स्टडी ग्रुप एक्सचेंज मीटिंग, जिसमें तुम लोग दूसरे स्कूल के स्टडी ग्रुप से मिलोगे और उनसे सीखोगे। इसके बाद सभी बच्चे सियोल जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका अंदाज कुछ अजीब और मजेदार होता है। सड़क पर आते ही लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ हैरानी और कुछ मुस्कान के साथ। तभी 2 लड़के उनकी हिम्मत आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियू और जून फटाफट सामने आते हैं, उन दोनों को सबक सिखाते हैं और माफी मंगवाते हैं। मिस ली यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन गेमिन अभी भी बस में ही था। स्टडी ग्रुप के बाकी लोग बिना गेमिन के यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें दूसरे स्कूल के स्टडी ग्रुप से मिलना था। मिस ली वहां एक टीचर से मिलती है जो सारी अरेंजमेंट करवा देता है। मिस ली बच्चों से कहती हैं, तुम लोग गामिन को डायरेक्ट यहीं आने के लिए मैसेज कर दो। वे लोग दूसरे स्कूल के स्टडी ग्रुप के रूम में पहुंचते हैं। रूम शानदार था, लेकिन वहां के छात्र उन्हें देखते हुए भी अनदेखा करने का नाटक कर रहे थे। जीजू गुस्से में कहती हैं, ओए लाल बाल वाले, तूने सुना ना, ये लोग मन ही मन हमें गंवार बोल रहे हैं। तभी पता चलता है कि उनके स्टडी ग्रुप का एक मेंबर अभी तक नहीं आया है। मिस ली मुस्कुराते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, हमारा भी एक मेंबर अभी तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम मीटिंग को कुछ समय बाद शुरू कर सकते हैं। सभी धीरे धीरे एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। सेयोन और वॉन काफी नर्वस थे, लेकिन जियू और जून को साफ दिख रहा था कि ये लोग मन ही मन हमें गंवार समझ रहे हैं। जून परेशान होकर पूछता है, आखिर गैमिन कहाँ रह गया? तुमने उसे मैसेज किया था ना? जियू हाँ करती है। तभी जून देखता है कि जियू ने स्कूल का नाम लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, मनिल हाई की जगह मनिक हाई स्कूल लिखा हुआ था। जियू कहती हैं, शायद इस जगह पर कोई इस नाम का स्कूल होगा और बस यही मौका था। गेमिन ने यही नाम वाला स्कूल ढूंढ लिया और वह तुरंत वहां जाने लगता है। ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखने के लिए वॉच सिनेमैटिक्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।